बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, पीटीआई तमाम मुतालबात से दस्तबरदार हो गई। पीटीआई गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गई और हुकूमत के तरले करने पर उतर आई। खुदा का वास्ता है इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होने से बचाएं, खुदा का वास्ता है इमरान खान को बचाया जाए। ये तमाम मामलात क्या हैं, पीटीआई क्या करने जा रही है, पीटीआई ये सब कुछ क्यों कर रही है, पीटीआई 9 मई और 26 नवंबर के मामले पर जुडिशल कमीशन के कयाम का मुतालबा क्यों कर रही है, ये तमाम अहम तरीन मालूमात है जो आप तक पहुंचानी थी। और इसके अलावा जनरल फैज हमीद के हवाले से सनसनी खेज इंकशाफात, बहुत ज्यादा सनसनी खेज इंकशाफात, ऐसे इंकशाफात के आप कानों को हाथ लगाएंगे कि क्या हमारे मुल्क में ऐसा भी होता है? क्या एक आईएसआई चीफ वतन वतन का तहफ़्फ़ुज़, वतन की सलामती, वतन की इज्जत, वतन के वकार का सौदा भी कर सकता है? और कितने में कर सकता है? ये मालूमात भी मैं आपको आज के व्लॉग में दूंगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जनरल फैज हमीद के साथ कितने लोगों को मजीद बुलाया जा सकता है। इस वक्त जनरल फैज हमीद के मामले पर कितने गवाहों ने बयानात कलमबंद करवाए हैं। और इसके अलावा आज मैं आपको बताऊंगा कि फैसल वावडा ने बिलाखिर वो कह दिया जो उसे शायद नहीं कहना चाहिए था। वो कह दिया है इमरान खान और बुशरा बीबी से मुतालिक, और उन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे की लॉजिक क्या है, इस मामले पर भी आज के व्लॉग में आप तफसील से बात करेंगे। वही छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और लाइक भी कर लिया करें, बेल आइकन भी दबा दिया करें। और छोटी सी गुजारिश कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरी वीडियो को भी थोड़ा सा शेयर कर दिया करें ताकि मेरी थोड़ी बहुत मदद हो सके। तो नाज़रीन, इस वक्त जो इश्यूज चल रहे हैं, पहले हम बात कर लेते हैं फैसल वावडा के हवाले से। फैसल वावडा ने आज बातचीत की और फैसल वावडा ने कहा कि अगर इमरान खान को बचाना है तो इमरान खान को चाहिए कि वो बुशरा बीबी को तलाक दे दें। फैसल वावडा ने इतनी बड़ी बात क्यों की? आखिर वो बुशरा बीबी और इमरान खान के बीच में तलाक के ख्वाहा क्यों हैं? क्यों आखिर इस हद तक जाते हैं? कभी वो इमरान खान की जिंदगी का कार्ड खेलते हैं, कभी कहते हैं कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, कभी कहते हैं कि मतलब मुख्तलिफ उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि उनको 7 औरतों से खतरा है, कभी कहते हैं कि उनको बहनों से खतरा है, और अब कह रहे हैं कि बुशरा बीबी की तलाक के साथ ही इमरान खान को बचाया जा सकता है। बुनियादी तौर पर जो इनकी ख्वाहिश है फैसल वावडा की, शायद वो ख्वाहिश किसी और जगह भी पल रही हो, वो ये है कि इमरान खान को मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में ले आया जाए। लेकिन इसके लिए बुशरा बीबी से अलहदगी जरूरी है, यानी बुशरा बीबी पर सारा मलबा डाल दिया जाए। जितनी भी इमरान खान की करप्शन है, तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, 190 मिलियन पाउंड, ये जो भी चीजें हैं सब की सब बुशरा बीबी पर डाल दी जाए, उन्हें कुर्बानी की बकरी बनाकर जो है वो ज़िबा करवा दिया जाए, और फिर इमरान खान को इसी तरीके से बचा लिया जाए। तो बहरहाल इमरान खान का बचना है तो बहुत ही मुश्किल, बल्कि इंतहा से ज्यादा मुश्किल और नामुमकिन भी है। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इससे पहले कि मैं फैज हमीद की तफसीलात की तरफ आऊं और आप चौंक जाए, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम को पीटीआई ने बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर लिया है। पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम को उसी वक्त कबूल कर लिया था जब 26वीं आईनी तरमीम के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना था, और सुप्रीम कोर्ट में ऐलान के बावजूद के पीटीआई के वकला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में पेश नहीं होंगे, उन्हें पेश होना पड़ा। और 2 रोज कबल तक भी अदालत में खड़े होकर और उस जो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर रहे थे, और जो आईनी बेंच है उसके दायरा कार पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन साथ ही में 26वीं आईनी तरमीम को भी कबूल कर रहे हैं। ये इनका दोगलापन है। ये इसीलिए जो हमारे मुल्क के वजीर इत्तलात हैं उन्होंने कह दिया कि पीटीआई मुज़ाकरात तो करना चाह रही है, लेकिन जो कुछ 9 मई को किया, जो कुछ 26 फरवरी को किया, उस पर थोड़ा सा इजहार निदामत तो करे, थोड़ा सा इजहार पशेमानी तो दिखाए, कुछ शर्मिंदगी तो दिखाए। और क्या पीटीआई इतनी सीरियस जमात है कि उनकी सीरियसनेस को लेकर इनके साथ बात की जाए? तो बहरहाल ये एक तरफ चलता रहता है, एक तरफ ये प्रेशर टेक्निक्स होती हैं पावर पॉलिटिक्स में कि एक तरफ प्रेशर डाला जाता है और दूसरी तरफ
बात को आगे बढ़ाने के लिए या फिर मुफाहमत का रास्ता भी अख्तियार किया जाता है। इसके अलावा पीटीआई इमरान खान की रिहाई के मुतालबे से भी दस्तबरदार हो गई। पीटीआई अपने तमाम असीरों की रिहाई के मुतालबे से भी दस्तबरदार हो गई। ये सारी तब्दीलियां, ये सारा इनका सरेंडर उस वक्त पेश सामने आया है जब गुज़िश्ता रोज आईएसपीआर की तरफ से जनरल फैज हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का के हवाले से स्टेटमेंट आया, उनकी चार्जशीट आई। ये बेसिकली चार्जशीट, ये जो कहा जा रहा है, ये चार्जशीट जनरल फैज के अकेले के लिए नहीं है, ये चार्जशीट इमरान खान के लिए भी है। तो इसलिए अब जाहिर है कि इमरान खान को बचाना कई मर्तबा ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि उनको उनकी रिहाई के लिए इस वक्त कोई प्रेशर डाला जाए। और मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि जो आज मुज़ाकरात होंगे या जो आज राब्ते होंगे या आज जो बैठक हो सकती है मुमकिन तौर पर, उसमें शाम तक आपको एक छोटी सी प्रेस रिलीज भी मिल जाए कि पीटीआई सिविल नाफरमानी की तहरीक से भी दस्तबरदार हो गई। जी, पीटीआई की क़यादत पहले ही थक चुकी। पीटीआई की क़यादत के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक को लेकर पहले ही डिस्प्यूट मौजूद है। पीटीआई के अंदर बुशरा बीबी के किरदार को लेकर, बुशरा बीबी की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको लेकर इख्तलाफात मौजूद हैं, और पीटीआई के अंदर इमरान खान की फाइनल कॉल को लेकर इख्तलाफात मौजूद हैं। पीटीआई के अंदर इमरान खान की सिविल नाफरमानी की तहरीक को लेकर इख्तलाफात मौजूद हैं। तो इसलिए इस वक्त ये एक फेस सेविंग का एक बहाना है कि हमें आप कहो कि हम सिविल नाफरमानी की तहरीक वापस ले लें और फिर हम अच्छे बच्चे बन के और पूरी फर्माबरदारी के साथ हम सिविल नाफरमानी की तहरीक वापस ले लेंगे। इसके अलावा जो इनका मामला है कि जो और जो मुतालबात रखे थे कि जुडिशल कमीशन तश्कील दिए जाए, तो इस वक्त पीटीआई के लिए जो असल चीज है जुडिशल कमीशन का मसला है क्या, इसको आप समझने की कोशिश करें। इस वक्त पीटीआई के लिए इमरान खान की रिहाई से कहीं ज्यादा जरूरी है कि इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल से बचाया जाए। जो जनरल फैज की तरफ से सबूत फराम की, वो सारे सबूत मैं आपको बताता हूं, जो चीजें पेश की गई हैं, जो इंट्रोगेशन में उन्होंने बताया है, उसको मद्देनजर रखते हुए पीटीआई की कोशिश है कि किसी भी तरीके से इमरान खान को उससे बचाया जाए, उसके ट्रायल से बचाया जाए। और इनका जो अहम मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन की तश्कील का है, उसका बुनियादी तौर पर मतलब यह है कि जब जुडिशल कमीशन तश्कील पा जाता है तो उन उमूर के हवाले से जहां जहां जो प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं उन पर एक स्टे आ जाता है, एक स्टेटस को की पोजीशन क्रिएट हो जाती है। और इनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से 9 मई के मामलात को स्टेटस को में डाला जा सके, उस पर इन्हें स्टे मिल सके, इसमें इन्हें इल्तवा मिल सके, क्योंकि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस से लेकर इस वक्त तक सिर्फ जो है वो इल्तवा के पीछे ही छुप रही है, एडजमेंट के पीछे ही छुपती आई है। तो इसलिए इस वक्त में इनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से कोई जुडिशल कमीशन बन जाए। याद है ना आपको, गुज़िश्ता दिनों अपना जस्टिस मुसर्रत इलाही साहिबा ने क्या कहा था कि जुडिशल कमीशन क्या करेगा, वो भी सिर्फ किसी को सजा तो नहीं दे सकता, वो भी सिर्फ तायुन करेगा जिम्मेदारों का, और तो उसका कोई उसमें नहीं होता, उसके टीओआरस बनेंगे। उन टीओआरस में यह तो कहीं नहीं होगा कि वो किसी को गिरफ्तार भी करवा सकते हैं, वो किसी को गोली भी मरवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर भी ये चाह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन तश्कील पाए, इसलिए कि उस जुडिशल कमीशन की तश्कील से इमरान खान को बचाने के लिए एक ये आखिरी जरिया बन सकता है। मतलब ये कि पीटीआई अपने तमाम जुमला जो इनके थे मुतालबात उनसे दस्तबरदार हो गई। इस हवाले से जो मुख्तलिफ खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक पीटीआई हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा ने स्पीकर सरदार अयाज सादिक से मुलाकात की। इस मौके पर वफाकी वजीर कानून और पार्लियामानी अमूर सेनेटर आजम नजीर तारड़ भी मौजूद थे। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट के फोरम के इस्तेमाल की तजवीज स्पीकर अयाज सादिक ने दी। पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज को पीटीआई और हुकूमत दोनों ने तस्लीम कर लिया और तय पाया कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे।
ठीक है, मुज़ाकरात का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी लाना होगा। फरीकैन जल्द मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान के जो है वो नाम मुशावरत से देंगे। और अयाज सादिक से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात स्पीकर हाउस में हुई और इससे पहले असद कैसर और सलमान अकरम राजा ने भी स्पीकर से मुलाकात की थी। और ये वो मसला है कि जो अयाज सादिक साहब की हमशीरा का शायद डेथ हो गई है, और हमशीरा की डेथ की वजह से जाहिर है कि वजीर आजम ने भी इनके घर पे जाके इनसे मुलाकात की थी और ताज़ियत भी की थी, और एक अफवाह फैलाए गए कि मुज़ाकरात के लिए वजीर आजम खुद स्पीकर हाउस पहुंचे थे, तो उसकी भी तरदीद आई गुज़िश्ता रोज कि ऐसी कोई बात नहीं थी। अब अगर दूसरी तरफ देखें तो अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश के बाद हुकूमती इत्तेहाद ताहाल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील न कर सका। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल पीपल्स पार्टी भी ताहाल पीटीआई से राब्तों के हवाले से ला इल्म है। ज़ाहिर हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात है और उसको पता ही नहीं कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान किसी किस्म के मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है कि जो है वो हमारे बगैर ना मुज़ाकरात होंगे और ना ही उनमें कामयाबी हो सकती है। तो वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए राब्ते के बाद स्पीकर की ही कमेटी काम करेगी, और स्पीकर ने माजी में भी एक कमेटी बनाई, गालिबन वही मुज़ाकरात करेगी। मतलब ये है कि थोड़ा सा लंबा चलो, ठीक है ना। तो इस तरह ये अभी मुज़ाकराती कमेटियां बनेगी, फिर मुज़ाकरात करेंगी, फिर मुशावरत करेंगी। तब तक जनवरी में फैज हमीद का ट्रायल भी हो जाएगा और ये मामला भी हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त तक की जो इतलात है वो ये है कि एक बैठक बाज़ाब्ता कल होगी और कल कमेटियां भी तश्कील पा जाएंगी और इब्तदाई बैठक भी होगी, जिसकी बुनियाद पर यह मुमकिन है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक को पीटीआई वापस ले। अब नाज़रीन आते हैं जनरल फैज हमीद के मामले पर। तो जनरल फैज हमीद का मामला आपको पता है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया है, बहुत ज्यादा हकायक सामने आ रहे हैं, जराए के हवाले से भी आ रहे हैं और ऑथेंटिक सोर्सेज से भी चीजें सामने आ रही हैं, और ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसा भी होता है और ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। इस वक्त तक की जो इतलात है कि जनरल फैज हमीद के घर पर जब छापा मारा गया, तो जो मैं बार बार आपसे कह रहा था कि कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ हैंड राइटिंग्स यानी हाथ से लिखे हुए कुछ ऐसे दस्तावेजात मिले थे कि जिनमें 9 मई की पूरी मनसूबाबंदी उस पर दर्ज थी कि कब किस वक्त कहां कैसे अटैक करना है। वो पेपर्स भी उनके यहां से मिले थे, और फिर ये जो नवंबर की काल जो 24 और 26 नवंबर के, इसके हवाले से भी उस वक्त की प्लानिंग की हुई थी और उसको एग्जीक्यूट अब किया गया। वो भी हाथ से प्लान किया हुआ है कि कहां आना है, क्या करना है, और इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसको छुपाया जा रहा है। इसमें जराए का कहना है, मैं मुसद्दी का बात नहीं कर रहा, मैं जराए से बात कर रहा हूं कि इसमें यह भी शामिल है कि जब डी चौक पहुंचेंगे तो अहम सरकारी जो दफातर हैं, जो अहम सरकारी इदारे हैं, पीटीआई उन पर कब्जा कर लेगी। और यह भी इसमें शामिल है कि टीटीपी के लोग खून खराबा करेंगे और टीटीपी के लोग पीटीआई को मवाद फराहम करेंगे। इसके लिए उनके यूट्यूबर्स, उनके कैमरामैन हर जगह मौजूद थे कि कहीं से उनको ऐसी फुटेजेस मिल जाए कि जिससे इंटरनेशनल लेवल पर हुकूमत को बर्बाद किया जाए, इस मुल्क को तहस नहस किया जाए। लेकिन जो हिकमत अमली थी वो इनकी थी। कहते हैं ना कि इंसान की हिकमत अमली और होती है, मालिक की दूसरी होती है, और रब ने जिसको जिंदगी देनी हो तो ये देनी हो तो ये किसी की जिंदगी कैसे ले सकते हैं। तो मेरा ये कोशिश की गई। इसके अलावा भी बहुत सारा क्लासिफाइड मटेरियल उनसे मिला है, बरामद हुआ है, और इसके अलावा जनरल फैज हमीद से डिजिटल डेटा भी मिला है। उस डिजिटल डेटा में मिलियंस ऑफ टेराबाइट का डेटा है। ये उसमें क्या है आपको पता है? उसमें जर्नल्स, जजेस, वज़रा, अहम सियासतदान और अहम तरीन लोगों की फोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स, उनके सेक्सुअल स्कैंडल्स, उनकी जाती जिंदगी से जुड़े हुए कई राज, कई चीजें, ऐसा डेटा मौजूद है कि अगर वो डेटा मंजर आम पर आ जाता, वो डेटा अगर पूरे का पूरा लीक हो जाता, उसको अगर गैर इखलाकी तस्वुर करते हुए उसको जो है वो पसे पर्दा, या उसको यूं समझ लें कि इसको एक डस्टबिन में
या उसको महफूज रखने की बात न की होती तो आज मुल्क की सलामती खतरे में पड़ चुकी होती। ऐसा हसास डेटा, ऐसी हसास मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग, ऐसी हसास अब मैं खुल के बता रहा हूं कि जो फॉरेन के डेलीगेशंस आते थे, जो फॉरेन के लोग आते थे, जो सीक्रेट एजेंसीज के लोग सीक्रेट मिशंस पर आते थे और वो आके जो हुकूमत से मिलते थे, बैठते थे, बात करते थे जिन इश्यूज पर, वो सारे का सारा डेटा रिकॉर्डेड था। ये बहुत बड़ी बात है। इससे मुल्क की सलामती खतरे में पड़ सकती है, इससे मुल्क की बका खतरे में पड़ सकती है, इससे मुल्क का वकार खतरे में पड़ सकता है। ये कोई मजाक थोड़ी है। इसके अलावा जो चीजें सामने आई हैं उनमें कमोबेश जो है वो इसके जो जमीनों के प्लॉट्स के और वो भी चीजें मिली हैं। और जनरल फैज हमीद जब जाते जाते आईएसआई के हेड ऑफिस से या फिर कोर ऑफिस से, क्योंकि कोर कमांडर मुल्तान थे, आखिर उनकी पोस्टिंग थी वहां से भी, और जब डीजी आईएसआई थे तब भी इन्होंने अहम तरीन, कीमती तरीन और बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ गाड़ियां भी लेकर अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी बरामद की गई थी। इसके अलावा उनका जो डिजिटल डेटा है उसमें उनके व्हाट्सएप अकाउंट्स में ग्रुप्स हैं जो पीटीआई के लोगों के हैं, उनमें 50 से 55 लोग शामिल हैं जिनके साथ जनरल फैज हमीद राब्ते में था। और ये भी इतलात है कि उनमें से अब एक एक को बुला के उनसे भी इंट्रोगेशन की जाएगी, उनके भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगे। और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जो कन्वर्सेशन हुई है वो कन्वर्सेशन बहुत खतरनाक है। उसमें 9 मई के एग्जीक्यूशन का पूरा डेटा मौजूद है, उसमें एक एक चीज मौजूद है। उसमें जनरल आसिम मुनीर की जो एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनाती है उसको रुकवाने की पूरी हिकमत अमली मौजूद है। इसके अलावा यह भी इतलात है कि जनरल फैज हमीद के हवाले से कमोबेश 160 गवाहों ने अपने स्टेटमेंट्स कलमबंद करवाए हैं। यह भी इतलात है कि उनके बैंक अकाउंट से कमोबेश 30 अरब रुपए, ये अंदाजा है, 30 अरब रुपए के उनके अकाउंट्स में पैसे मिले हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद की एक हाई राइज बिल्डिंग है, उसमें एक अपार्टमेंट है और उस अपार्टमेंट की कीमत 1 अरब रुपए है, वो भी जनरल फैज की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा जमीनों के प्लॉट, अपना डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा बाकायदा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, कमर्शियल अपार्टमेंट्स, उन अपार्टमेंट्स में बड़े बड़े फ्लोर्स, पूरे के पूरे फ्लोर्स सब जनरल फैज हमीद के थे, सब उन्होंने बनाए थे। तो ये पूरा एक नेटवर्क था, पूरा एक सिस्टम था जो बना हुआ था, जो मुल्क को गिद्धों की तरह नोच रहे थे और मुल्क की सलामती का सौदा कर रहे थे। ये मुल्क के इज्जत को, मतलब क्या कहूं मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। इन्होंने हद की है। इनको तो जो पहले अपना जस्टिस वकार सेठ ने जो जनरल मुशर्रफ के लिए सजा तजवीज की थी ना, कि डी चौक पर उन्हें सरेआम फांसी पे लटकाया गया और ये लाश तब तक लटकती रहे जब तक चील कौवे इनकी लाशों को, इनके जिस्म से गोश्त नोच ना ले। इनको पता चले कि मुल्क की इज्जत, सलामती और वकार के साथ खेलना कितना महंगा होता है। हम नहीं जानते इस वक्त कि कितना डेटा, कितनी इंफॉर्मेशन हमारे दुश्मनों तक पहुंच चुकी होगी। हम नहीं जानते कि क्या क्या चीज बिक चुकी होगी। यकीनन जो इदारा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो इदारा आज साबिक आईएसआई चीफ की उस वक्त इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी जिस इदारे ने, कि जब वो डीजी आईएसआई की पोस्ट से हटे थे, तो उसके बाद से लेकर उसकी रिटायरमेंट और रिटायरमेंट के बाद के मामला, एक एक चीज को बारीक बीनी से इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ताकि जब इन तमाम इश्यूज को प्रोसिक्यूट किया जाए तो कहीं पर भी जनरल फैज हमीद के बचने की कोई जगह ना हो। सीधी बात है कि इमरान खान के लिए कोई माफी नहीं, सीधी बात है जनरल फैज हमीद के लिए कोई माफी नहीं, सीधी बात है ये खुरे जनरल कमर जावेद बाजवा तक जाएंगे, सीधी बात है इसमें कुछ जजेस भी आएंगे, सीधी बात है इसमें दीगर पॉलिटिशियंस भी आएंगे और फिर बहुत लंबी लिस्ट बनेगी और बननी चाहिए। एक बार मैं आप पहले वाले विलाग में भी कह चुका हूं, आज भी मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, एक बार सख्त एहतसाब कीजिए, सख्त तरीन अकाउंटेबिलिटी कीजिए, ताकि इन लोगों को अंदाजा हो कि जो मुल्क के वकार का सौदा करते हैं, जो मुल्क से गद्दारी और दुश्मनी करते हैं, वो इस मुल्क में
जिंदा और सलामत नहीं रह सकते। फिलवक्त के लिए इतने, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।